नमस्कार, मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज इस व्याख्यान श्रृंखला में आपसे चर्चा करूंगी परामर्श कौशल एवं तकनीक पर। परामर्श कौशल, देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है निर्देशन और दूसरा होता है परामर्श। हम परामर्श पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले परामर्श क्या है ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं एवं कठिनाइयों को दूर करने के लिए दी जाने वाली सहायता, सलाह और मार्गदर्शन परामर्श अथवा उद्बोधन कहलाता है। परामर्श देने वाले व्यक्ति को परामर्शदाता अर्थात काउंसलर कहा जाता है। निर्देशन यानी गाइडेंस के अंतर्गत परामर्श एक आयोजित विशिष्ट सेवा और सहयोगी प्रक्रिया है। इसमें परामर्शदाता साक्षात्कार के माध्यम से सेवार्थी के निकट जाता है, उसे शक्ति एवं सीमाओं के बारे में सही बोध कराता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम परामर्श की बात कर रहे हैं तो परामर्श में दो चीज़ें विशेष रूप से आप लोगों को समझने के लिए जरूरी है। एक तो ये है कि परामर्श जो होता है, काउंसलिंग जो होती है, उसमें परामर्श जिसे चाहिए यानी परामर्श प्रार्थी जिसकी प्रार्थना है, यानी जिसके सामने कोई समस्या है, समायोजन की समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, शैक्षिक समस्या हो सकती है, व्यवसायिक समस्या हो सकती है, या फिर जो मादक पदार्थ है उनसे संबंधित समस्याएं हो सकती है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है, नौकरी से संबंधित भी हो सकती है, वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी हो सकती है, बहुत अनेकों प्रकार की समस्याएं होती है। जब समस्या को स्वयं मनुष्य समझता है कि उसके सामने कोई समस्या है और उसे किसी यानी कहने का तात्पर्य ये है ऐसे व्यक्ति से जिसने उसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, या जो आयोजित यानी एक पूरी निर्धारित चरणबद्ध तरीके से जो परामर्श देता है, सेशन देता है, उसकी काउंसलिंग करता है, उसे बताता है कि समस्या क्या है, उसके बारे में जानता है। तो इस तरह के जो साक्षात्कार के माध्यम से सेवार्थी से बात होती है, यानी जिसे परामर्श चाहिए, परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी। परामर्श प्रार्थी को जब प्रार्थना पर परामर्श दिया जाता है तब परामर्श देने वाले व्यक्ति उसे उसकी सीमा और शक्तियों के बारे में ज्ञान कराता है। वो उसे अवसाद से बाहर निकाल करके बताता है कि आपकी ये समस्या है और आप यदि इससे इस प्रकार से यदि अपने व्यवहार को, अपने भाषा को, अपनी दैनिक जो चर्या है उसमें परिवर्तन लाओगे, सोच में परिवर्तन लाओगे, दृष्टिकोण में परिवर्तन लाओगे, तो आप इससे बाहर निकल पाएंगे। तो ये तो था कि परामर्श क्या है। अब मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि विद्यालय में परामर्शदाता की भूमिका क्या होती है और विद्यालय में परामर्शदाता क्या होता है। देखिए, विद्यालयों में चाहे हम फिर बात करें नई शिक्षा नीति के अनुसार भी, यदि हम बात करते हैं, हम प्राथमिक स्तर की बात करते हैं, माध्यमिक स्तर की बात करते हैं, उच्च माध्यमिक स्तर की बात करते हैं, उच्चतर माध्यमिक की करते हैं, या व्यावसायिक शिक्षण की बात करते हैं, यानी चाहे हमारा विद्यालय है, महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है, यहाँ पर विद्यालय में परामर्शदाता कौन है और उसकी भूमिका क्या है, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में परामर्शदाता कभी दार्शनिक यानी वो फिलोसफर बन जाता है, कभी मित्र और कभी निर्देशक की भूमिका का निर्वाह करता है। दार्शनिक कौन होता है? दर्शन क्या है, यानी दार्शनिक हम किसे कहते हैं, फिलोसफर हम किसे कहते हैं। फिलोसफर का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण होता है, उसकी विचारधारा होती है, उसकी सोच होती है, उसका आचरण होता है, उसकी समझ होती है, उसके अनुसार वो बात करे। लेकिन दार्शनिक होने में कभी कभी क्या होता है कि जिसे हम अगर मैं
बोलचाल की भाषा में इसको आपको समझाना चाहूं, दार्शनिक वो कब होता है जब वो मोटिवेटर की, यानी आपको प्रोत्साहित करने वाला, आपके दृष्टिकोण को सकारात्मकता देने वाला कोई व्यक्ति जब होता है तो वो भी हो सकता है, कभी मित्र हो सकता है। मित्र एक, या फिर आपका जो मित्र है, सखा है, वो एक ऐसा शब्द है जहां कुछ भी औपचारिक नहीं होता, सब कुछ अनौपचारिक होता है। और कभी कभी निर्देशक यानी गाइड करने वाला। गाइडेंस कौन देता है, निर्देशक कौन होता है? जो अपने जीवन के अनुभव से और अपने अर्जित ज्ञान से यदि दूसरों को का किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन करता है, उनको गाइड करता है, तो वो निर्देशक की भूमिका निर्वाह करता है। विद्यालय की कार्य प्रणाली में परामर्शदाता को अपनी निश्चित भूमिकाओं के अतिरिक्त विद्यालय के प्रबंधन प्रशासन में भी प्रधानाध्यापक का सहयोग करना होता है। परामर्शदाता अपने दायित्व का संचालन स्वतंत्र रूप से करते हैं। बात हम कर रहे हैं विद्यालय में परामर्शदाता की, तो यहाँ ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि विद्यालय की कार्य प्रणाली में परामर्शदाता की अपनी निश्चित भूमिकाएं, यानी काउंसलर वो है, परामर्शदाता है, उसकी वो एक सेट, यानी जिसे हम कहें कि डिफाइन, जो निश्चित कर दी गई है, वो तो भूमिका है ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के साथ में, प्रशासन गवर्निंग बॉडी के साथ में, प्रधानाध्यापक या अध्यापिका यानी अपने हेडमास्टर और प्रिंसिपल के का भी सहयोग करता है। परामर्शदाता अपने दायित्व का संचालन स्वतंत्र रूप से करते हैं, यानी जो परामर्शदाता है वो प्रशिक्षित होते हैं, और प्रशिक्षित होने के कारण उनका जो दायित्व है, उनकी जो ड्यूटीज है, उनका वो संचालन, यानी उसको जो उसमें कार्य करते हैं, परामर्श देते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। परामर्शदाता को कोई गाइड नहीं करता कि आपको ऐसा करना चाहिए, अमुक व्यक्ति की ये समस्या है तो इसको ऐसे परामर्श करना चाहिए, या आप इसको ऐसे परामर्श करिए। यदि किसी व्यक्ति की व्यवसाय से संबंधित समस्या है तो उसको इस तरह से परामर्श देना चाहिए। यदि किसी की मान लीजिए सामंजस्य की परेशानी है तो उसको ऐसे सहयोग दीजिए। नहीं, कदापि नहीं। परामर्शदाता का दायित्व है कि वो अपने दायित्व का संचालन, अपने कार्य का संचालन स्वतंत्र रूप से करता है। अब बात आती है कि परामर्श की सफलता के लिए कौशल कौन कौन से हैं। हम बात कर रहे हैं परामर्श की और साथ ही साथ परामर्शदाता की भी, और उसमें भी हम शामिल कर रहे हैं विद्यालयों को, महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को। तो ऐसे में परामर्श की सफलता के लिए कौन से कौशल हैं ये जिनका ध्यान में रखना चाहिए कि यदि परामर्शदाता, परामर्श देने वाला व्यक्ति यदि उन कौशलों के अनुसार परामर्श देगा तो वो उसकी उसको सफलता को सुनिश्चित कर सकता है। वो ये मान सकता है यदि उन कौशलों के साथ चलेगा तो उसने यदि किसी को परामर्श दिया है, किसी की काउंसलिंग करी है, तो जो समस्या से ग्रसित व्यक्ति है उसकी समस्या का समाधान अक्षर से नहीं तो बहुत हद तक हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं हम परामर्श की सफलता के लिए कौशलों की। सबसे पहला जो कौशल है वो क्या है? रिलेशन, संबंध स्थापित करना। किसके लिए? काउंसलिंग के लिए। कनेक्ट करना, संबंध स्थापित करना, रिश्ता जोड़ना, रिलेशन बनाना। परामर्श में उपबोधक और उपबोध्य, उपबोधक और उपबोध्य कौन है? परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी भी हम इसे कह सकते हैं, और हम काउंसलर और काउंसली भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि परामर्श देने वाला और परामर्श प्राप्त करने वाला। यानी उपबोधक यानी परामर्शदाता और उपबोध्य यानी परामर्श प्रार्थी के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध होना आवश्यक है। मित्रतापूर्ण, हम अपने मन की बात किसे कहते हैं? जिसे हम मित्र समझते हैं, जिसे हम सखा समझते हैं, जिसे हम दोस्त समझते हैं। हम कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और इसके साथ मैं सब कुछ बांट सकता हूँ। तो ऐसे में परामर्श में सबसे बड़ी बात है कि उपबोधक और उपबोध्य यानी परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी दोनों के मध्य मित्रतापूर्ण संबंध होना आवश्यक है।
यानी परामर्शदाता को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले परामर्श प्रार्थी का मित्र बनना होगा, उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तुम यदि अपनी समस्याएं मेरे साथ बांटोगे तो वो तुम्हारे और मेरे मध्य ही रहेगी। मैं तुम्हारी किसी भी तुम्हारी कमजोरी का उपहास नहीं करूंगा, तुम्हारी कमजोरी या तुम्हारी समस्या किसी अन्य व्यक्ति के साथ जग जाहिर नहीं होगी। तो ऐसे में परस्पर संबंध के आधार पर परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी का विश्वास जीतकर उसके जीवन की गोपनीय तथ्यों को जानने में सफल हो सकता है। इसलिए संबंध स्थापित करने में उपबोधक को निपुण होना चाहिए एवं इस कौशल की निपुणता के लिए आवश्यक है कि परामर्शदाता मधुर वाणी का उपयोग करे। हम बात कर रहे हैं परामर्श की सफलता के लिए कौशलों की, और सबसे पहले बात करी हमने संबंध की। कनेक्ट करना, रिलेशन बनाना, मित्रवत व्यवहार करना, विश्वास दिलाना। तो जो परामर्श प्रार्थी है उसमें सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि एक तो उसकी वाणी मधुर होनी चाहिए और उसकी वाणी में इतना प्रभाव होना चाहिए कि जो समस्या से ग्रसित व्यक्ति है, जो परामर्श प्रार्थी है, जो समस्या का समाधान लेने के लिए परामर्शदाता के पास आया है, वो उस पर भरोसा कर सके और वो समझ सके कि मेरी जो समस्याएं हैं, मेरे जो गोपनीय जीवन के तथ्य हैं, मेरी जो गोपनीय बातें हैं, वो मेरे और परामर्शदाता के मध्य रहेगी, कहीं भी किसी और के पास नहीं जाएगी। परामर्शदाता का व्यवहार एक अधिकारी जैसा नहीं होना चाहिए। परामर्श कक्ष में प्रवेश करते समय परामर्श प्रार्थी को अज्ञात भय से ग्रसित नहीं होना चाहिए। उसके भय को दूर करने के लिए परामर्शदाता को मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करना चाहिए। परामर्श के प्रारंभ में ही परामर्श प्रार्थी की समस्या से आरंभ नहीं करना चाहिए। परिचय, परिवार के बारे में, विद्यालय की क्रियाओं में रुचि आदि के समय में चर्चा करें और बोद्धे के हृदय को जीत करके, यानी जो समस्या से ग्रसित व्यक्ति है, जो परामर्श प्रार्थी है, उसके मन को जीत करके मधुर संबंध स्थापित करे और परामर्शदाता को व्यंग और अनुचित शब्दों की आलोचना से तो हमेशा बचना चाहिए। यानी जब कोई परामर्श प्रार्थी परामर्श देने वाले के कक्ष में आता है, उस समय उसे डर नहीं लगना चाहिए कि मैं किसके पास जा रहा हूं। ऐसे में जो परामर्श देने वाला है उसको मुस्कुराहट के साथ, सहृदयता के साथ, मधुर वाणी के साथ में परामर्श प्रार्थी का स्वागत करना चाहिए और सीधी समस्या पर बात करने की अपेक्षा उसका नाम, उसके परिवार के बारे में, उसके विद्यालय के बारे में, उसकी रुचियों के बारे में, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, इन चीज़ों पर चर्चा करके उससे संबंध स्थापित करें। और सबसे बड़ी बात है कि कभी भी परामर्शदाता को किसी भी परामर्श प्रार्थी की व्यक्तिगत समस्याओं पर व्यंग नहीं करना चाहिए और अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे कौशल पे, और दूसरा कौशल जो हम यहाँ चर्चा करेंगे वो है दृढ़ता। परामर्श का दूसरा कौशल है दृढ़ता। दृढ़ यानी बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति। परामर्श में सदैव लचीलेपन से काम नहीं चलता। परस्पर संबंध स्थापित कर लेने के बाद परामर्श को आगे बढ़ाने के लिए परामर्शदाता को कुछ चरणों को दृढ़ता से पालन करना चाहिए। दृढ़ता का आशय यहाँ पे ये कदापि नहीं है कि परामर्श देने वाला परामर्श ग्रहण करने वाले पर हावी हो जाए, उसको भयभीत कर दे, उसको बताए कि देखो तुम गलत हो और तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हें सही करूंगा। नहीं, ऐसा कदापि नहीं है। दृढ़ता का मतलब है कि परामर्श में वार्तालाप के समय मुख्य विषय से भटक सकता है, अतः ऐसी परिस्थिति में उसे मुख्य विषय की ओर मोड़ने के लिए दृढ़ता का परिचय देना चाहिए। अब मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाना चाहूंगी। दृढ़ता का मतलब हावी होना नहीं है। दृढ़ता का मतलब गुस्सा करना नहीं है। दृढ़ता का मतलब डांटना नहीं है। दृढ़ता का मतलब बिल्कुल एडामेंट होना नहीं है। दृढ़ता का मतलब यह है कि परामर्शदाता को कहीं अपने कॉन्शियस माइंड में
ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो व्यक्ति उसके सामने बैठा है वो किसी समस्या से ग्रसित है, वो समायोजन की परेशानी में जूझ रहा है, उसकी उस समस्या का समाधान करना है, इसलिए वो उस विषय पर टिका रहे, ना कि इधर उधर की बातें करने लगे। मान लीजिए कि किसी बालक की समस्या है कि वो अपने सहपाठियों के साथ में सामंजस्य स्थापित नहीं करना, तो ऐसे नहीं है अच्छा तुम्हारे परिवार में क्या है, ये है वो है, अच्छा मम्मी कैसी है, पापा कैसे हैं, और पता चले कि वो कक्ष के विद्यार्थी हैं, उनकी बात छूट गई। तो नहीं, घूम फिर के प्रारंभिक परिचय के बाद में उसे कक्ष के सहपाठियों की ओर मोड़ने का दृढ़ता से परिचय देना होगा। तीसरा कौशल है यहाँ पर विचार विनिमय का कौशल। विचार विनिमय क्या होता है? विचार विनिमय होता है कि आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपकी योजनाएं, आपकी सोच दूसरे के साथ उसका आदान प्रदान करना। विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना। किस चीज का लेन देन करना? विचारों का लेन देन करना। तो विचार विनिमय के कौशल में परामर्श की सफलता विचारों के परस्पर आदान प्रदान पर निर्भर करती है। उपबोधक को इस कौशल में दक्ष होना चाहिए, उपबोध्य के साथ बातों को आगे बढ़ाने में निपुण होना चाहिए। अनेक बार उपबोध्य को चिंतन में लीन हो जाने पर वार्ता बंद कर देता है। उपबोधक को भाषा पर अधिकार होना चाहिए, अनुचित शब्द और आलोचना से बचना चाहिए तथा बिना पूर्वाग्रह के उपबोधक की बात सुननी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक चर्चा करूं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं एक 10वीं कक्षा के विद्यार्थी की काउंसलिंग कर रही थी और उसकी समस्या ये थी कि वो अपने उसके कक्ष में कोई भी मित्र नहीं थे, कोई उसके दोस्त नहीं थे, और वो इस बात से बहुत दुखी था कि उसके मित्र नहीं बनते हैं, कोई उसको दोस्त नहीं बनाता, कोई उसके साथ नहीं बैठता, कोई उसके साथ भोजन नहीं करता है, और कोई उसके साथ में नोट्स या फिर जो भी स्टडी मटेरियल है उसको नहीं बांटता। और ऐसे में बच्चा बिल्कुल कुंठित हो गया था कि मुझे कोई प्यार नहीं करता। ऐसे में जब उसके माता पिता परामर्श के लिए मेरे पास लेकर के आए, तो विचारों के विनिमय में जब मैंने बालक से बात करने की शुरू करी, तो जैसे ही मैंने उससे बात करना शुरू करा और जैसे ही परिवार से बाहर निकल के मैं कक्ष तक पहुंची, वैसे ही वो बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगा और रोना उसने शुरू कर दिया। अब उसमें जो परामर्शदाता है, उपबोधक है, उसका भाषा पर अधिकार और क्या होना चाहिए? विचारों का कौशल होना चाहिए। भाषा का अधिकार का मतलब मेरा ये है, यदि वो रोने लगा तो हम उसे कह सकते हैं कि बताओ आप रो क्यों रहे हो, चलिए आप रोना चाहते हैं, आप रो लीजिए, आपका मन हल्का हो जाएगा। ना कि हम उसे ये कहें कि रोना है तो अपने घर जाके रो, रोने से थोड़ी बात बनेगी, जब मेरे पास आए हो तो मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। इस तरह की बात नहीं। उसे कहना चाहिए कि ठीक है, अगर रोने से तुम्हारा दुख हल्का होता है तुम रो लो, हम उसके बाद बात कर लेंगे। तुम किस लिए रो रहे हो, तुम्हें क्या चीज बुरी लगी? तो कहने का तात्पर्य ये है कि विचार विनिमय का कौशल परामर्शदाता को आना चाहिए। उसके बाद में कौशल है लिसनिंग, सुनना। परामर्श में परामर्शदाता के पास धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता होनी चाहिए। अनेक उपबोध्य ऐसी बातें करते हैं जिनको सुनकर परामर्शदाता अपने आप पर से नियंत्रण खो देता है और उपबोध्य आक्रोशित होकर परामर्श त्याग कर चला जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि जो परामर्श लेने आया है वो बहुत परेशान है, वो बहुत पीड़ा में है, उसके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, हतोत्साहित है, नकारात्मक सोच के साथ वो जी रहा है। ऐसे में क्या होता है कि जब वो बातें करता है तो कई बार जो परामर्शदाता है वो अपना नियंत्रण खो देते हैं और उनको लगता है कि ये फालतू की बातें कर रहा है या मुझे इधर उधर घुमा रहा है। और ऐसे में जब परामर्श देने वाला व्यक्ति आक्रोशित हो जाता है, नाराज हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, कुछ अनुचित शब्द कह देता है, तो परामर्श प्रार्थी जो कि होता है वो परामर्श को छोड़कर बीच में चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अतः परामर्शदाता को ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए कि उपबोध्य यानी परामर्श प्रार्थी जो बातें कह रहा है उसको वो ध्यानपूर्वक सुनना है, और ध्यानपूर्वक सुनने का परामर्श प्रार्थी के को लगना चाहिए। इसलिए परामर्शदाता जो है उसकी मुख मुद्रा से
यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी ऐसा परामर्श लेने वाले को अनुभव होना चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति है जो मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा है, मुझे इग्नोर नहीं कर रहा है, मेरी उपेक्षा नहीं कर रहा है, मेरी बातों को अनसुनी नहीं कर रहा है। तो सुनने की कला में निपुणता दर्शाती है कि परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी या उपबोध्य में रुचि ले रहा है। फिर आता है प्रश्न पूछना। परामर्श प्रक्रिया में प्रश्न पूछने का बड़ा महत्व है। इस प्रक्रिया में प्रश्न पूछना न केवल आवश्यक ही है, अपितु अत्यंत उपयोगी और प्रेरणात्मक भी होता है। प्रश्नों के द्वारा परामर्शदाता समस्या का कारणों का पता लगा सकता है। प्रश्न उपबोधक को प्रेरणा प्रदान करने और चिंतन शक्ति में विकास में सहायक करते हैं। प्रश्नों की सहायता से उपबोध्य के रुझान, उसके अभिरुचि, उसकी रुचि, उसके दृष्टिकोण आदि की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न परामर्श प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं तथा उपबोध्य की रुचि और दृष्टिकोणों को जानने में सहायक करते हैं। यानी जो परामर्श दे रहा है उसको में परामर्श की प्रक्रिया में प्रश्न पूछना, यानी प्रश्न ऐसे हो, इतने उपयोगी हो और इतने प्रेरणादायक हो कि वो परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी जो है वो उत्तर देने के लिए बाध्य हो जाए। और ऐसे में क्या होता है, जब उत्तर प्राप्त होते हैं तो परामर्श देने वाला चिंतन करता है, मनन करता है, समस्याओं के समाधान को जानने की कोशिश करता है। परामर्श प्रार्थी के रुझान क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है, वो क्या चाहता है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, ये सब जानने में सहायक होता है। और जब हम किसी व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, दृष्टिकोण, रुझान और उसका व्यवहार और उसकी पसंद, नापसंद और समस्याओं को जब जान लेते हैं तो हम एक साधारण मनुष्य भी अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर उसे मार्गदर्शन दे सकता है। लेकिन यहाँ तो हम बात परामर्श दाता की कर रहे हैं जो प्रशिक्षित है, और उसके लिए ये बहुत सहायक हो जाता है। फिर आता है अनुक्रिया करना। अनुक्रिया करने का मतलब है कि परामर्श में परामर्श दाता द्वारा अनुक्रिया करना भी आवश्यक है, क्योंकि बिना अनुक्रिया के उपबोध्य सोचेगा कि परामर्शदाता उसमें तथा उसकी समस्या में कोई रुचि नहीं ले रहा। अनुक्रिया के रूप में हाँ, अच्छा, नहीं आदि शब्दों का प्रयोग परामर्शदाता के द्वारा किया जा सकता है। उपबोध्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना अथवा उसके द्वारा किसी विद्यालय, पाठ्यक्रम, व्यवसाय के बारे में जानने की इच्छा की संतुष्टि उपयुक्त सूचनाएं देकर करना भी अनुक्रिया का रूप है। देखो, अनुक्रिया को मैं एक दैनिक जीवन से आपको समझाती हूँ। जब हमें कोई हम किसी से वार्तालाप करते हैं, जब वार्तालाप करते हैं तो सामने वाला बोलता है, और अगर हम चुपचाप मौन धारण करके सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है ये सुन रहा है भी नहीं, तो हमें बोलना पड़ता है, अच्छा ऐसा हुआ, ओहो ये भी होता है। और ऐसे ही जब हमारी दादी नानी या माता पिता जब कहानी सुनाते हैं तो कहानी के बाद भी अच्छा, आश्चर्य व्यक्त करना, सहमति प्रकट करना, प्रश्न चिन्ह लगाना आदि अनुक्रिया के रूप हैं। अनुक्रिया के बाद में आता है कि परामर्श साक्षात्कार। अब परामर्श साक्षात्कार पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद में यह हमारा है कि परामर्श साक्षात्कार एक आत्मनिष्ठ विधि है और साक्षात्कार को परामर्श का हृदय माना जाता है। अतः हमारा जो आगामी सत्र होगा उसमें हम परामर्श साक्षात पर विस्तृत चर्चा करेंगे। नमस्कार।